फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडी हम 98। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लंबर पंक्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते रहते हैं, इसीलिए आज के इस टॉपिक में मैंने आपको लंबर पंक्चर के बारे में ही बताना ज़रूरी समझा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंबर पंक्चर के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया है कि जो लंबर पंक्चर होता है, ठीक है, मीन्स जो लंबर पंक्चर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपी के नाम से भी जानते हैं। इसके दौरान हम क्या करते हैं कि जो पर्सन है उसके लंबर रीजन की सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक थिन नीडल को इंसर्ट किया जाता है और जो सीएसएफ फ्लूइड है, मीन्स जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उसको विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो लंबर पंक्चर है ये एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसके दौरान हम पर्सन के सब एरेक्नॉइड स्पेस में एक थिन नीडल को इंसर्ट करते हैं और जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाता है या विड्रॉ किया जाता है। ओके, जो एलपी होता है, मीन्स जो लंबर पंक्चर है, इसका एक अदर नेम होता है, मीन्स इसको हम स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम होता है स्पाइनल टैप। ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्पाइनल टैप को ही हम लंबर पंक्चर के नाम से ही जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इसके क्या क्या पर्पज़ होते हैं। तो पर्पज़ में आपको फर्स्टली बताया गया है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स बिफोर सर्जरी, किसी भी सर्जरी से पहले पर्सन को अगर बेहोशी की अवस्था में लाना है या स्पाइनल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करनी है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, एलपी का यूज़ करेंगे, यानी लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद किसी भी मेडिसिन को, ठीक है, मीन्स अगर मेनिंजाइटिस की कंडीशन है या अदर कोई भी प्रॉब्लम इराइज है तो उसके दौरान मेडिसिन को भी एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल कैनाल के थ्रू अगर कोई भी मेडिसिन को इंसर्ट करना है तब पर भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है पर्सन के अंदर तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये लंबर पंक्चर का यूज़ किया जाता है, मीन्स जो सीएसएफ फ्लूइड है उसको विड्रॉ किया जाता है। ओके, साथ ही साथ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लाइक अगर मेलियोग्राम करना है तो उस दौरान भी हम क्या करेंगे, लंबर पंक्चर का ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर सब एरेक्नॉइड स्पेस में ब्लॉक्ड हो चुका है या ब्लॉकिंग हो रहा है किसी फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो कंट्रास्ट मीडिया है अगर उसे इंसर्ट करना है स्पाइनल कैनाल के थ्रू या डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, मतलब डायग्नोसिस पर्पस से भी हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं, या कंट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करने के लिए भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद डायग्नोस्टिक पर्पस लाइक अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन मेनिंजेस लेयर में हुआ है, ठीक है, सिफिलिस यानी अगर किसी भी तरीके के एसटीडी डिजीज प्रेजेंट है, या मैलिग्नेंसीज मीन्स अगर कैंसर की कंडीशन डेवलप हुई है तो उस दौरान उन सारी चीज़ों को भी फाइंड आउट करने के लिए या डायग्नोस्ट करने के लिए भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले पर्पस यानी इसके इंडिकेशंस के बारे में बताया। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम लंबर पंक्चर का यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स इसके क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तो इसमें फर्स्टली आपको बताया गया है कि सस्पेक्टेड इपीड्यूरल इन्फेक्शन, यानी इपीड्यूरल स्पेस में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस दौरान हम एलपी का यूज़ यानी लंबर पंक्चर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, साथ ही साथ अगर उस पर्सन में साइकेट्रिक या न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, मीन्स अगर कोई भी मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, या मेंटल प्रॉब्लम उसके अंदर है तो उस दौरान उस व्यक्ति के अंदर हम एलपी का यूज़ यानी लंबर पंक्चर का यूज़ नहीं करेंगे, इसे कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। अगर उस पर्सन के अंदर क्रॉनिक बैक पेन हुआ है या बैक एक हो रहा है तो उस दौरान भी हम एलपी को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। अगर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उस दौरान भी एलपी का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुई है तो उस दौरान भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद अनकरेक्टेड कोगुलोपैथी के दौरान, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि जो ब्लड है वो प्रॉपर वे में क्लॉट नहीं हो पाता है या बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उसको करेक्ट, अगर वो प्रॉब्लम भी अपीयर है या प्रेजेंट है तो उस दौरान भी हम एलपी को कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है लास्ट की अगर सेरिब्रल मास की वजह से जो आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, अगर वो इंक्रीज रह रहा है या कंटिन्यू इंक्रीज रहते रह रहा है तो उस दौरान भी हम लंबर पंक्चर का यूज़ नहीं करते।
ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम आर्टिकल्स के बारे में, मीन्स ड्यूरिंग एलपी प्रोसीजर कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारा काम क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर लंबर पंक्चर करना है तो उससे पहले जो भी आर्टिकल्स या जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अरेंज करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टेराइल ट्रे लेते हैं, उस ट्रे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लंबर पंक्चर विथ नीडल 20 to 27 गॉज विथ स्टेलिट। स्टेलिट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड और नीडल, मीन्स जो लंबर नीडल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसका साइज होता है 20 to 27 गॉज का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसका साइज भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इसके बाद स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, किसी भी गॉज पीस को या कॉटन बॉल्स को या स्पंज को होल्ड करने के लिए फॉरसेप की ज़रूरत पड़ती है। लाइक स्पंज होल्डिंग फॉरसेप का यूज़ किया जाता है कॉटन्स को या गॉज पीस को होल्ड करने के लिए। साथ ही साथ एक स्मॉल बाउल्स का भी यूज़ करते हैं, स्पेसिमेन बॉटल जिसमें कि हम CSF जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल्स, गॉज पीस या जो कॉटन पैड्स है ये क्लीनिंग पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है इसके बाद ड्रेसिंग आर्टिकल्स, यानी कि सर्जरी के दौरान प्रोसीजर के दौरान अगर पर्सन के अंदर ड्रेसिंग करना है तो उसके लिए ड्रेसिंग आर्टिकल्स भी होना इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पे लंबर पंक्चर की नीडल भी दिखाई गई है जो कि 20 to 27 गॉज की होती है, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद एक क्लीन ट्रे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें को कंटेन करके रखा जाता है। तो जो क्लीन ट्रे होता है उसके अंदर हम मैकिंटॉश एंड टॉवेल्स को रखते हैं। किडनी ट्रे एंड पेपर बैग भी रहेगा, मीन्स अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम किडनी ट्रे या पेपर बैग के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद स्प्रिट, आयोडीन एंड टिंचर बेंजोन, ठीक है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं कि जो क्लीन है, जो स्किन है उसको क्लीन करने के लिए, यानी क्लीनिंग पर्पज़ से हम स्प्रिट, आयोडीन या टिंचर का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद लिग्नोकेन 2%। लिग्नोकेन का काम क्या होता है, ये लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लिग्नोकेन का यूज ही लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इसके बाद नॉर्मल सलाइन को भी रखा जाएगा, ठीक है। एडहेसिव प्लास्टर एंड सीजर, यानी कि प्लास्टर करने के लिए या कटिंग करने के लिए एडहेसिव प्लास्टर एंड सीजर का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद ग्लव्स, गाउन एंड मास्क का भी यूज़ किया जाता है, या उस जो क्लीन ट्रे है उसके अंदर कंटेन करके रखा जाता है। नेक्स्ट वन है इसके बाद 3-वे एडाप्टर, मैनोमीटर एंड ट्यूबिंग, ठीक है। 3-वे एडाप्टर यानी कि जो नीडल है उसमें ये अटैच रहता है और उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं CSF फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैनोमीटर का यूज कब होता है कि मीजरिंग के पर्पज़ से, यानी कि जो CSF फ्लूइड आप विड्रॉ करते हो उसको मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें ट्यूबिंग भी रहेगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो क्लीन ट्रे है उसके अंदर सिरिंज और नीडल भी रखते हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके प्रोसीजर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर प्रोसीजर में। बिफोर प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है या ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में इस पे आपको बताया गया है कि सबसे पहला हमारा काम क्या है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रोसीजर को पेशेंट को बताना, ठीक है। जो प्रोसीजर करने वाला है कोई भी मेडिकल स्टाफ, उस प्रोसीजर के बारे में उस पेशेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इंस्ट्रक्ट दी पेशेंट टू वॉइड बिफोर दी प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को वॉइड के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे। वॉइड यानी कि पर्सन को अनकॉन्शियस वे में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को उससे पहले ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। उसके लिए हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि प्रोसीजर से पहले जो पर्सन होता है उसका TPR यानी कि उसके वाइटल साइन को भी मेंटेन करके रखना, मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रिस्पायरेशन रेट है, उसको भी मेजर करना या चेक करके रखना। नेक्स्ट वन है इसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि प्रोसीजर के दौरान वो किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट ना करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं बिफोर प्रोसीजर, यानी कि उस दौरान हम प्रोसीजर के बारे में उस पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं, ओके।
नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम ड्यूरिंग प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर को हम इंट्रा प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेप के दौरान जो पर्सन होता है उसके ऊपर एलपी प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है कि जो फिजिशियन होता है उसके टुवर्ड साइड में ही जो पर्सन है वो बेड के किसी एक किनारे पे बैठा रहता है। ठीक है, यानी सिटिंग पोजीशन में या साइडलाइन पोजीशन में रहेगा। लाइक आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने के लिए दो पोजीशन पर्सन के ऊपर मतलब 2 पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है सिटिंग पोजीशन, ठीक है, एक होता है सिटिंग पोजीशन और जो दूसरा पोजीशन है उसको हम बोलते हैं साइड लाइन प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि जो फिजिशियन है उसके आगे की तरफ जो व्यक्ति है वो कि बेड के किसी एक किनारे पे लेटा रहेगा। ठीक है, या बैठा रहेगा या वहाँ पे लेटा भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो उसका पोर्शन होता है, जो बॉडी का पोर्शन है, मीन्स जो उसका थाई है एंड जो लेग है वो उसको हम फ्लैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसे सी शेप पोजीशन मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसका हेड एंड नेक है उसको फ्लैक्स किया जाता है टुवर्ड द चेस्ट, यानी चेस्ट की तरफ। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जो पर्सन है उसे साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड हमने किया है। ठीक है, पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद जो उसका हेड एंड नेक होता है उसको हम आगे की तरफ फ्लैक्स करते हैं, यानी उसके चेस्ट की तरफ फ्लैक्स किया जाएगा। साथ ही साथ जो उसके घुटने होते हैं उसके बीच में उसके दोनों हैंड को सिचुएटेड कर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन होता है प्रोसीजर के दौरान उसे हम 2 पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है सिटिंग पोजीशन और एक होता है साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, आप चाहे सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करो या साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड करो, उसके दौरान क्या करना होता है कि जो उसका थाई है एंड जो उसका लेग है उसको हम फ्लैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसे सी शेप पोजीशन मिलता है। साथ ही साथ जो उसके हेड एंड नेक है उसको भी फ्लैक्स किया जाता है चेस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो उसके दोनों हैंड है उसको घुटनों के बीच में रखा जाता है या वहाँ पे कैप्ट कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पे आपको एक और फिगर दिखाया जा रहा है जिसमें कि ये एक न्यूबॉर्न के अंदर हम किस तरीके से लंबर पंक्चर करते हैं। तो उसके लिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर हम ज़्यादातर सिटिंग पोजीशन में ही लंबर पंक्चर करते हैं, क्योंकि उस दौरान जो उसके लंबर रीजन है वो प्रॉपर वे में ओपन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कीप ए पिलो अंडर दी हेड, यानी कि पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद जो पर्सन है अगर वो साइडलाइन पोजीशन में है तो उस दौरान उसके हेड के नीचे एक पिलो को भी लगाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो पर्सन होता है उसको हम ब्रीथ के लिए या रिलैक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी उसे इनकरेज किया जाता है कि वो प्रॉपर वे में डीप ब्रीथिंग करे प्रोसीजर के दौरान। जब वो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है उस दौरान पेशेंट को इनकरेज करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए, जिससे कि उसे रिलैक्स फील हो। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि पेशेंट को ये चीज़ भी बताया जाता है, ठीक है, या ये उसे हम रिमाइंड करेंगे कि वो प्रोसीजर के दौरान किसी भी तरीके का कोई बातचीत ना करें। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो भी उसके गारमेंट्स होते हैं उसको अपर साइड में और लोअर साइड में फोल्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी उसके गारमेंट्स है उसको वेस्ट लाइन से यानी कमर से ऊपर की तरफ उसके गारमेंट को फोल्ड करेंगे और उसके बाद कमर से नीचे यानी वेस्ट से लोअर साइड में भी उसके गारमेंट को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो साइट है, जो लंबर पंक्चर का साइट है वो प्रॉपर वे में ओपन हो सके। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो फिजिशियन होते हैं यानी जो लंबर पंक्चर जिसे करना होता है उनका काम क्या होता है कि अगर वो एक्सपोजिंग साइट को प्रॉपर वे में एसेस कर लिए तो उस साइट को प्रॉपर वे में वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं और वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स यानी लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करने के लिए उसे इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कि जो स्पाइनल नीडल है उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, मीन्स जो फिजिशियन होते हैं वो स्पाइनल नीडल को सब एरेक्नॉइड स्पेस के 3rd and 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर या 4th and 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद जो फिजिशियन होता है वो स्टेलिट को रिमूव करता है। स्टेलिट के बारे में मैंने आपको इससे पहले आर्टिकल्स के दौरान बताया था कि स्टेलिट क्या है, एक फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड या नीडल होता है। ठीक है, तो जब स्पाइनल नीडल को इंसर्ट किया जाता है तो नीडल को इंसर्ट करने के बाद जो स्टेलिट रहेगा उसे रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करने के बाद नीडल से
थ्री वे एडाप्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि मैनोमीटर भी अटैच रहता है नॉर्मल सलाइन के थ्रू। ठीक है, यानी नॉर्मल सलाइन से फील्ड मैनोमीटर भी उस थ्री वे एडाप्टर से कनेक्टेड रहता है, जिसको कि हम स्पाइनल नीडल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद काम क्या होता है कि कलेक्ट CSF स्पेसिमेन। ठीक है, यानी कि जो CSF फ्लूइड है, मेजरिंग प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे कि जो CSF फ्लूइड है उसे हम कलेक्ट करना, यानी स्पेसिमेन बॉटल के अंदर उस CSF फ्लूइड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद नीडल इज विड्रॉ बाय फिजिशियन, यानी कि CSF के कलेक्शन के बाद जो नीडल होता है वो फिजिशियन के थ्रू विड्रॉ कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो पंक्चर साइट है उसको प्रॉपर वे में फिजिशियन के थ्रू असिस्ट किया जाता है। किसके थ्रू? किसके साथ साथ टिंचर बेंजोइन के थ्रू, यानी कि टिंचर बेंजोइन को अप्लाई कर जो फिजिशियन है वो सीलिंग साइट को, जहाँ पे उसने जो पंक्चर साइट है जहाँ पे उसने नीडल को इंसर्ट किया था उसको प्रॉपर वे में असिस्ट करता है और वहाँ पे प्रॉपर स्टेराइल ड्रेसिंग को भी अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो पर्सन है उसको ये एडवाइस किया जाता है या इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो आफ्टर 12 to 24 आवर अपने प्रॉपर पोजीशन में जा सकता है। ठीक है, आफ्टर 12 to 24 आवर इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो उस दौरान क्या होता है कि जो CSF का लीकेज है वो डिक्रीज आउट हो जाता है। ठीक है, यानी CSF के लीकेज का जो रिस्क है वो डिक्रीज आउट हो जाता है, इसीलिए उसे ये चीज़ इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो 12 to 24 आवर के बाद ही वो फ्लैट में या प्रॉपर पोजीशन में जाए। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम आफ्टर प्रोसीजर को हम पोस्ट प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी ड्यूरिंग प्रोसीजर जब प्रोसीजर अप्लाई कर दिया गया है तो प्रोसीजर होने के बाद जो पर्सन है उसको कौन कौन सी जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक है, या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपको फर्स्टली क्या बताया गया है कि जो पर्सन होता है, ठीक है, उसके लंबर पंक्चर साइट को मॉनिटर करना, मीन्स अगर लंबर पंक्चर साइट पे कोई कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर वे में मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि उस व्यक्ति का वाइटल साइन को भी मेजर करते रहना चाहिए जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, यानी 3 to 4 आवर्स तक हाफ एन आवर पे उसका हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को मेजर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो CSF लीकेज है, यानी जो पंक्चर साइट है वहाँ से CSF के लीकेज को भी मेजर आउट करते रहना। ठीक है, मेजर भले CSF लीकेज हो या ना हो, लेकिन उस साइट को भी एसेस करते रहना चाहिए कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से CSF जो है वो लीकेज होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि आफ्टर प्रोसीजर जो CSF का लीकेज है, मीन्स जो पंक्चर साइट है उसको भी एसेस करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि जो पेशेंट होता है आफ्टर प्रोसीजर उसे फ्लूइड इनटेक करने के लिए भी एडवाइस किया जाता है। फ्लूइड इनटेक की एडवाइस इसलिए किया जाता है क्योंकि पोस्ट लंबर हेडेक होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रोसीजर जो पर्सन होता है अगर उसके अंदर लंबर पंक्चर किया जा रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर प्रोसीजर के बाद हेडेक होने के चांसेस बने रहते हैं, इसीलिए उसे मोर फ्लूइड इनटेक करने के लिए कहा जाता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है कि जो उसका हेडेक होने के चांस होते हैं वो थोड़े डिक्रीज आउट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो भी प्रोसीजर करते टाइम जो उसका टाइम था, CSF का प्रेशर क्या था, अमाउंट क्या था, नेचर उसका क्या था, ठीक है, यानी कि जो या उसका जनरल कंडीशन क्या था, इन सारी चीज़ों को भी आफ्टर प्रोसीजर प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो उसका स्पेसिमेन है, जो आपने CSF का कलेक्शन किया है उस पर प्रॉपर लेबल लगाना चाहिए। ठीक है, लेबल लगाने के साथ साथ उसे हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में सेंड करते हैं। सेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिकल या मतलब किसी भी सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, मीन्स अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है CSF को। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद कि जो पर्सन है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, 24 आवर तक उसे अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपराइट पोजीशन उसे हम 24 आवर तक प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर डिक्रीज आउट हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस के चांस, यानी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस को डिक्रीज आउट करने के लिए उसे हम 24 आवर तक अपराइट पोजीशन में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इसकी वजह से, यानी प्रोसीजर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एराइज होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको फर्स्टली बताया गया है, फर्स्ट है इसमें CSF लीकेज। ठीक है, CSF लीकेज होने के भी चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर वे में अगर पंक्चर साइट पे प्रॉपर स्टेराइल ड्रेसिंग अगर नहीं हुई है तो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में CSF लीक हो सकता है या CSF लीकेज होने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो पंक्चर साइट है उस पर इन्फेक्शन होने, कॉम्प्लिकेशंस के रूप में इन्फेक्शन भी अपीयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद पोस्ट पंक्चर हेडेक, यानी पंक्चर जो आपने लंबर पंक्चर किया है उसकी वजह से आफ्टर प्रोसीजर उसके अंदर हेडेक होने के चांसेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको आफ्टर प्रोसीजर के दौरान बताया कि उस पर्सन को हम फ्लूइड इंटेक करने के लिए इनकरेज करेंगे। ठीक है, अगर वो प्रॉपर वे में फ्लूइड को ले रहा है तो उसकी वजह से जो हेडेक के कॉम्प्लिकेशंस है वो डिक्रीज आउट हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पर्सन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के रूप में पैरालिसिस होने के चांसेस भी बने रहते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद हीमेटोमा होने के चांसेस भी बने रहेंगे। ठीक है, यानी कि हीमेटोमा के दौरान क्या होता है कि जो पर्सन है उसके अंदर जो पार्शियली रूप से ब्लड है वो प्रॉपर वे में क्लॉट होने लगता है। ठीक है, सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट आपको प्रॉपर वे में मिलते रहें। थैंक यू।